लास्ट का ये हो गया है, ये भी हो गया है, राइट? यस स्टूडेंट्स, ये हो गया है ना। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। नहीं हुआ है। और इसके पहले का हुआ है ये, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कवि मानिक वर्मा जी सेकंड लास्ट गजल के पार्ट में यहाँ पे एक अच्छी सीख दे रहे हैं, एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि हम सुनते हैं समाचारों में, मैं थोड़ा मीनिंग से हट के बात कर रहा हूँ, बट गजल की लाइन से ही बात कर रहा हूँ। हम समाचार में सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं कि किसी का मर्डर हो गया, कोई किडनैप हो गया, किसी को मार दिया, मारपीट हो गई, सर फोड़ दिया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। लेकिन कवि हमको सीख दे रहा है इससे कि डर जाए फूल बनने से कोई, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, काई लिखा है, कोई नाजुक कली। कवि कहते हैं कि कोई नाजुक कली डर जाए, किसके पहले? फूल बनने से पहले। मतलब कि एक बर्ड है, कली है, वो खिली नहीं है पूरी तरह से, उसने तरक्की नहीं किया है, पूरा प्रोग्रेस नहीं किया है, और उसके पहले अगर वो डर गई, सहम गई, तो क्या वो तरक्की कर पाएगी? वो खिल पाएगी? वो पूरी तरह से फूल बन पाएगी क्या? लॉट ऑफ नॉइस। हाँ, तो कवि कहते हैं कि डर जाए, घबरा जाए। कौन? नाजुक मतलब कोमल, अब आ रही ना आवाज बराबर? ठीक है, तो कवि कहते हैं कि डर जाए। कौन डर जाए? अभी मैसेज करना बंद करो प्लीज, ना जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, बाद में मैसेज करना, पहले समझ लो फिर उसके बाद बात। ठीक है, अरे मेरे लैपटॉप से आवाज आ रही है, तो अभी मैं क्या करूं बताओ? वॉल्यूम कम नहीं कर सकता? अभी तो नहीं आ रही है ना? डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। नाजुक मतलब सॉफ्ट, मुलायम। एक कली जो अभी फूल बनी नहीं है, जो पूरी तरह से खिली नहीं है, पूरी तरह से उसने प्रोग्रेस नहीं किया है, उसके पहले ही अगर वो डर जाए, सहम जाए, घबरा जाए, तो क्या होगा? तो वह कली कभी तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए कवि कहते हैं, तुम न खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। तुम न खिलते फूल पर, तुम मतलब हमें कवि कह रहे हैं कि भाई समाज में बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं, पता है हमें, लेकिन उन बुराइयों का कारण तुम तो मत बनो। मतलब हमें ऐसे गलत कार्यों से बचने का संदेश दे रहे हैं। कैसे? कि एक नाजुक कली है, वो फूल बनने के पहले डर गई, लेकिन डराया किसने? तितली ने। तुम न खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। तितली का पर कब टूटता है पता है? जब वो बार बार उसमें से रस निकालने का प्रयास करती है, बार बार उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करती है, तो उस प्रयास में उसके पर टूट जाते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा फाइट करती है, किससे? उस फूल के अंदर से रस निकालने के लिए। ठीक ऐसे ही आप किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मत प्रयास करो। कभी कहते हैं कि जिस तरह से तितली फूल के रस निकालने के चक्कर में अपना पंख तुड़वा लेती है, और उस कली
वो पूरी तरह से खिलने का मौका नहीं मिलता है तितली के कारण। वैसे ही तुम किसी पर जुल्म अत्याचार मत करो, तुम किसी के तरक्की के रोकने का कारण मत बनो। तुम्हें किसी पर जुल्म अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये सीख हमें कवि ने इस गजल की लाइनों के माध्यम से दिया है। इसका भावार्थ आपको थोड़ा सा वर्डिंग चेंज मिलेगा, बट आप लिख लो इसको, क्योंकि जो लिखोगे वो सही है। लिख लो फटाफट। वेरी नाइस प्रिया, बहुत अच्छा आपने लिखा, एक्सप्लेनेशन वेरी नाइस। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैसेज बॉक्स का आप लोग सही सदुपयोग कर सकते हो कि जो आपको समझ में आया जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन लिखकर आप तुरंत भेज सकते हो। स्नेहा, गजल का सेकंड लास्ट पार्ट है मानिक वर्मा का, पोएम नंबर 7। 7 है या 8 है, याद नहीं आ रहा है। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते। देखो रिया ने लिखा कि जब हम किसी का आत्मविश्वास तोड़ते हैं तभी हमारा घमंड टूट जाता है, जब वह प्रगति कर लेता है। शुभम, मेरी आवाज लैग नहीं कर रही है? आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होएगा, लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। डन, लिख लिया भावार्थ? वेरी गुड सुयश, सबने लिख लिया? ओके संकेत, तो आगे बढ़ते हैं। ये है 2-3 लाइन और है, लिख लो फटाफट, वो इनकम्प्लीट है। स्नेहा अभी नेक्स्ट वीक का मुझे नहीं पता है, हो सकता है स्कूल आपका रहेगा तो आप आपको इन्फॉर्म करेंगे कैसा रहेगा लेक्चर का शेड्यूल। डन। द्रिया कि दरिया? कहाँ है द्रिया? धैर्य, धैर्य में मीन्स पेशेंस। स्नेहा डोंट वरी, 12/9/2020 से क्या? आगे, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बहुत अच्छी सोच यहाँ पे दिया है एक कवि ने। ये अंतिम की 2 लाइनें हैं, और कवि मानिक वर्मा जी हमें बता रहे हैं कि कोई ऐसी शक्ल, मतलब कोई ऐसा चेहरा मुझको दिखे। कहाँ दिखे? इस भीड़ में। कौन सी भीड़ में? आज के दुनिया की भीड़ में कोई तो चेहरा ऐसा दिखे।
कोई मयंक, ये किसका एक्सप्लेनेशन आपने लिखा है? इसका लिखा है किसके, पहले वाले का? तुमने तितली के पंख, इसके पहले वाले का ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। अब सब लोग सुन लो, बिकॉज अच्छा लिखा मयंक ने कि कविता में कवि, गजल में कवि इस बारे में बता रहा है कि चोट करने वाले को दूसरी फीलिंग नहीं आती है, मतलब दूसरों की भावनाएं समझ में नहीं आती है। अगर आप अपनी फीलिंग को चोट पहुंचाते हैं, यू की मतलब दूसरों की, अच्छा यू मतलब अगर आप दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं तो उसकी भावना को भी चोट पहुंचेगी। मतलब अगर आप दूसरों के तकलीफ दोगे तो आपको भी तकलीफ होगी। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लाइन है। कोई ऐसी शक्ल, कोई ऐसा चेहरा तो मुझको दिखे। कहां दिखे? इस भीड़ में, समाज की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में कोई ऐसा चेहरा दिखे, कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा दिखे। कैसा चेहरा देखना चाहता है कवि? कहते मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मतलब मैं जिसे देखूं, अच्छा हम देखना किसे चाहेंगे? कोई ग्रेट पर्सन होगा तभी देखना चाहेंगे ना, फालतू लोगों को कौन देखना चाहता है? इसीलिए कवि ने कहा कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब जैसे आपके स्क्रीन पे एक पिक दिख रहा है और उस पिक्चर में बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दिखाई दे रहे हैं, है ना? और चारों तरफ से बच्चों ने घेर रखा है। अब यहाँ पर यही पोएम का एक्सप्लेनेशन पूरा पिक है ये, कि कोई ऐसी शक्ल इस भीड़ में, कौन से? बच्चों के भीड़ में कोई तो ऐसा चेहरा दिखे कि जिसे मैं देखना चाहूं, और जिसे मैं देखूं उसी में तुम मुझे दिखो। मतलब कवि चाहता है कि कोई ऐसा महान व्यक्ति, कोई ऐसा महान व्यक्ति जिसको लोग ऐसे मानते हो कि उसकी तरह ही बनना चाहते हो। जैसे एक वक्त था, एक दौर था जब सचिन तेंदुलकर भारत के लिए मैच खेलते थे, तो भारत के हर एक घर के बच्चे का ये सपना होता था कि मैं भी सचिन तेंदुलकर बनूं, सौरभ गांगुली की तरह। मैं भी, अगर बच्चा लेफ्टी है तो सौरभ गांगुली बनना चाहता था, अगर राइटी है तो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था। इतना जुनून था क्रिकेट का। और उन्होंने ऐसे ही, हिंदुस्तान और दुनिया के बच्चों ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान नहीं बनाया। पागल थे बच्चे उनके पीछे, उनकी तरह बैटिंग करना, उनकी तरह स्टाइल मारना, उनकी तरह दौड़ना, उनकी तरह हेलमेट लगाना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह बैट पकड़ना, हर एक चीज उनकी तरह करना चाहते थे। जैसे जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इस दुनिया को छोड़कर गए तो ये देखा गया कि हमारे देश के अंदर हर बच्चा उनकी तरह ही वैज्ञानिक बनना चाहता है, हर बच्चा उनकी तरह ही देश के लिए कुछ करना चाहता है। हर बच्चे के अंदर वो त्याग की भावना दिखाई दे रही है कि कैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो कवि यही तो कह रहा है कि मैं जिसे देखूं, जिस बच्चे को मैं देखूं उसी में तुम देखो। मतलब तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी खूबियां, तुम्हारी क्वालिटी, हर एक चीज तुम्हारी उस बच्चे में दिखाई दे। मैं ऐसे ही चाहता हूं। मतलब वो महान व्यक्ति हर बच्चा बने, हर व्यक्ति महान बने, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं। तुम हो मल्हार, तुम आप हो, क्योंकि आप में वो महान व्यक्ति की छवि कवि देखना चाहता है। नहीं प्रियंका,
आपको देखना चाहे ऐसा नहीं चाहता है कभी। कभी चाहता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने महानता हासिल की है ना, उसकी महानता आप में दिखे। अगर आप उसकी क्वालिटी आप में दिख रही है, आपके अंदर वो टैलेंट आ गया, तो डेफिनेटली लोग आपको देखेंगे। लेकिन कभी यहां पर सिर्फ देखने की बात नहीं कर रहा है कि जैसे एक महान व्यक्ति को लोग लाइक करते हैं, उसकी अच्छाइयां आप में आए, तब मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। मैं जिसे भी देखूं उसमें तुम ही दिखाई दो। तुम इतने महान बनो कि तुम्हारी खूबियां, तुम जीवन में सचिन तेंदुलकर बनो, तुम विराट कोहली बनो, तुम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनो। तुम्हारे अंदर वो खूबियां होनी चाहिए कि लोग तुमको देखें, लोग तुमको फॉलो करें। हाँ प्रियंका, अभी सही है। समझा ना अभी? ये लाइन, इसका भावार्थ लिखो फटाफट। ये लीजिए, फटाफट भावार्थ लिखिए इसका। फटाफट लिखो, इसका स्टार्ट थोड़ा सा और है, इतना और है, तो पहले इतना लिख लो, फिर इसका आगे। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखी इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। फटाफट लिखो। डन। एक सेकंड, हाँ मैंने स्क्रीन हटाया, एक सेकंड। जिंदगी की शक्ल जिसमें बिखरे नहीं। ये ना, इसके पहले वाला हो गया ना लिख के? हाँ ये लिख लो, ये लास्ट है। अच्छा लिखा, अच्छा लिखा, पढ़ा मैंने।
रिया आपका नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी, रुको एक मिनट रीड करता हूँ। बिल्कुल सही लिखा है रिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। सब महान बने। डन। लिख के हो गया। ठीक है, सो फाइनली ये पोएम कंप्लीट हो गया। और अब हम जो है इसके पहले वाला स्लाइड, ये वाला ना, पहले का भावार्थ। हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया पोएम। और अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और शुरू करते हैं रीढ़ की हड्डी। एक बहुत अच्छा पाठ है। और ये पाठ रीढ़ की हड्डी, ये देखिए लेसन नंबर 9, पाठ संख्या 9। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब आप समझते होंगे, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन। यहाँ पे बैकबोन क्यों दिया है, पाठ को नाम क्यों दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है कि पूरा हमारा जो शरीर होता है, हाँ बैकबोन, ये हमारा पूरा बॉडी रीढ़ की हड्डी के सहारे ही होता है। तो इंसान के लिए अगर रीढ़ की हड्डी की बात कही जाएगी तो जो दूसरों के सहारे रहता है, दूसरों के भरोसे रहता है, खुद के भरोसे नहीं रहता है, उसके लिए कवि ने यहाँ पे लेखक ने रीढ़ की हड्डी का शब्द प्रयोग किया। तो यहाँ पर हड्डी मतलब सहारा, लिख लीजिए, हड्डी मतलब सहारा। स्नेहा मैंने लास्ट वीक में गजल ही पढ़ाया था और कुछ नहीं पढ़ाया था, ठीक है, और वही मैंने अभी कंप्लीट किया। सहारा या आधार, आधार का मतलब भी सहारा ही होता है। हाँ, और ये पाठ जो है ना स्टूडेंट, ये एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक का नाटक, जिसको आप कहते हैं वन एक्ट प्ले। तो एक अंक का नाटक, उसमें कुछ दृश्य होते हैं, कुछ सीन होते हैं, और उसका एक मॉरल होता है। इस पूरे पाठ में कुछ अलग अलग बातें बताई गई हैं, जैसे डाउरी के बारे में, जैसे उसको क्या बोलते हैं, दहेज, ठीक है, दहेज। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत कैसे बनाया जाए, हाँ दहेज। और हाँ वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन महिलाओं को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, मैं आप लोगों से आंसर चाहता हूँ। इस पाठ में जो दिया है, आप अभी बताओगे तो मैं देखूंगा, उससे रिलेट करूंगा कि आप जो बता रहे हो ऐसी दिया है क्या। महिलाओं को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। वेरी गुड यश, एजुकेशन, उनको पढ़ाकर। ओके, मयंक ने बताया आजादी, ठीक है। लहर ने बताया ऊपर प्रेशर डाल के,
ये कुछ भी प्रेशर डाल के। यस मल्हार, ऊपर लगे बंधनों को हटाकर, वेरी गुड। फैमिली सपोर्ट, कृषि का वेरी नाइस। क्विकली स्टेटस क्या है, इक्वल स्टेटस, अच्छा ठीक है, समानता का अधिकार देकर, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर, क्या बात है, किसने बताया था, देख ही नहीं पाया मैंने, बहुत अच्छा लिखा था। इसका ने लिखा आजादी, ओके, आजादी मतलब अभी क्या गुलामी है, डिफेंसिव, ओके, रिस्पेक्ट, वेरी गुड, ओके रिया, सॉरी मैंने देखा नहीं, हाँ नाम नहीं देख पाया। ओके बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं और कुछ ऐसे ही दिया गया है जो आप बता रहे हो, लेकिन आपसे मैं लास्ट में फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए तैयार रहना। ये है लेखक जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया यह एकांकी, एक अंक का नाटक, जिसमें कुछ मुख्य पात्र हैं। तो आइए हम पहले पात्रों का परिचय ले लें, ठीक है। तो पात्र परिचय एकांकी का, एक अंक का नाटक, इस तरह से है पात्र परिचय। पूरे पाठ की जो हीरोइन है वो है उमा, और उमा है कौन, एक सुशिक्षित युवती, सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की है। और राम स्वरूप उमा के पिता हैं, उस पढ़ी लिखी लड़की के पिता हैं। और प्रेमा उमा की मां है। शंकर एक युवक, एक नौजवान लड़का, जो उमा से शादी करने के लिए उनके घर जाता है, देखने के लिए, लड़की देखने के लिए। और गोपाल प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे गोपाल प्रसाद लिखा है, ठीक है। बाद में आगे आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगा गो प्रसाद, तो गलत मत समझना कि गोबर प्रसाद है, गोपाल ही है। ये शंकर के पिता हैं, और मैंने उनके लिए गोबर प्रसाद क्यों कहा वो आपको पाठ में पता चल जाएगा। रतन राम स्वरूप का नौकर है। तो क्या होता है पाठ में, पाठ की शुरुआत एकांकी की, क्योंकि एकांकी स्टेज पे होता है ना, तो कैसे शुरू होता है आइए हम देखते हैं। श्रमण, ओके, अच्छा लिखा है आपने। हाँ मल्हार, रिश्ता लेकर आते हैं, कहा, उमा के घर पे। लेकिन पहले से ना हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में एक पता नहीं, एक माइंड, एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जैसे कि लड़की का जो पिता होता है वो बड़ा बेचारा डरा सहमा सा होता है, बिकॉज उसको लगता है कि लड़की की शादी करना बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा बोझ है, उसको लड़के के पिता के सामने दब कर रहना पड़ता है, उनकी हर एक बात मानना पड़ता है। और लड़की का पिता होने के कारण ही प्रेशराइज करके दहेज की प्रथा भी अभी तक खत्म नहीं हुई है ना। हम कहते हैं लेकिन खत्म कहीं नहीं हुई है, दहेज की प्रथा ही चली आ रही है, डाउरी, यस। दहेज समाज को वैसे ही खोखला बना रहा है जैसे भ्रष्टाचार। वेरी नाइस भैया। तो शुरू करें पाठ को, ध्यान से सुनना, मैं एक एक पैराग्राफ एक एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ, पीठ मतलब बैक साइड, नजर आ रही है, वह अंधेड़ उम्र के हैं। अंधेड़ उम्र के मतलब मिडिल एज के हैं, 50 साल के लगभग उनकी उम्र है। एक तख्त, तख्त मतलब एक लकड़ी का तख्त, जो बैठने और लेटने के लिए यूज किया जाता है, बेड की तरह, ठीक है। तो ऊपर फ्लैट रहता है, एकदम मोटी सी लकड़ी रहती है, फ्लाई की तरह।
और उस पर लोग लेटते भी हैं, बैठते भी हैं, काफी काम में आता है। तो एक तख्त मीनिंग भी लिख लो, अधेड़ मतलब आधी उम्र के। और तख्त का मतलब होता है लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी। लिखा, लकड़ी की चौकी। ठीक है, अब आगे तो ध्यान से सुनते जाइए और पूरे पाठ का आनंद लीजिए, बहुत मजेदार पाठ है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। कौन आते हैं? वो जो अधेड़ उम्र के हैं, जिनका नाम राम स्वरूप है, आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है, मतलब तख्त को एक तरफ से राम स्वरूप जी ने पकड़ रखा है और दूसरी तरफ से उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, अब शुरुआत। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? अरे परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है भाई? अक्ल मतलब दिमाग, लिख लीजिए। तख्त मतलब तो लिखा आपने, अक्ल मतलब दिमाग, ज्ञान। पसीना बहाना मुहावरा है। पसीना बहाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मेहनत करना। पसीना बहाना, मेहनत करना। लेखक ने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, इस एकांकी की शुरुआत में बताया कि राम स्वरूप सर, सर, हाँ सर। सर, हाँ बोलिए ना सर। सर ये डीएन नगर से एक रोहित करके है कोई, इसको बाहर निकाल दीजिए ठीक है प्लीज। सर। बिना मतलब के बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बिना मतलब उसको खुजली आ रही है बहुत। ठीक है सर। और यह पसीना किस लिए बहाया? अच्छा, जगदीश चंद्र माथुर जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि वो राम स्वरूप जी कुछ तो तैयारी कर रहे हैं घर के अंदर ही। एक कमरे के अंदर से एक लकड़ी की चौकी है, तख्त है, उसको एक तरफ से उन्होंने और दूसरी तरफ से उनके नौकर ने पकड़ रखा है, और धीरे धीरे करके एक कमरे में लेके आते हैं और धीरे से रख देते हैं। रखने के बाद उनका नौकर पूछता है कि इसको खड़ा ही रहने दें या ऐसा बिछा दें? तो राम स्वरूप जी भड़क जाते हैं, अरे भाई बिछाने के लिए लेके आए हैं, जब भगवान के यहाँ दिमाग बट रहा था तो क्या तुम देर से पहुंचे थे क्या? मतलब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? यहाँ इतना मेहनत करके ले आए हो तो बिछाने के लिए लेके आए हो ना, इतना मेहनत क्यों किया? बिछा दो। अब आगे, रतन जो कि उनका नौकर है, थोड़ा दिमाग से पैदल है बेचारा, रतन तख्त बिछाता है और हंसता है बिना मतलब के। रामस्वरूप दरी उठाते हैं। दरी का मतलब एक मैट के जैसा होता है, कॉटन का रहता है, कपड़े का मोटा बना रहता है दरी, जो कभी कभी बैठने के लिए इससे तख्त के ऊपर या बेड के ऊपर बिछाया जाता है।
दरी उठाते हैं और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन जाता है, किस लिए जाता है? बीवी जी के कमरे से, मतलब बेटी के कमरे में से हारमोनियम और सितार, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए जाता है। ठीक है, जाता है। और पति पत्नी मतलब राम स्वरूप और उनकी पत्नी कौन? प्रेमा, दोनों दरी बिछाते हैं तख्त के ऊपर। दरी का मतलब मोटे सूती धागे, सूती धागे मतलब कॉटन से बना बिछौना। चद्दर की तरह होता है लेकिन थोड़ा ज्यादा हैवी होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसको दरी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? अब आगे प्रेमा। प्रेमा कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। देखो, जो पत्नियां होती हैं वो पति से ऐसी बात करती हैं, लेकिन जब बात बेटे और बेटी की हो तो माँ जो है बेटे के बारे में अच्छा बात करती है और पिता बेटी के बारे में अच्छा ही सुनना चाहता है। अपनी पत्नी और अपने बेटे के मुंह से बेटी की बुराई तो बाप नहीं सुनना चाहता है, कोई भी बाप, कोई भी पिता नहीं सुनना चाहता है। और प्रेमा इसीलिए कहती है कि तुम्हारी लाडली बेटी, तुम्हारी प्यारी बिटिया उमा, वो तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नाराज होना। लाडली मतलब प्यारी, नोट कर लो। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन हटा रहा हूँ, हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अच्छा चलो लिख लो पहले, फिर हटाता हूँ। लाडली, प्यारी, मुंह फुलाना, नाराज होना। ठीक है, फिर राम स्वरूप, जब भाई बेटी की बात सुनते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं, क्या हुआ प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, मतलब उसे अच्छे से सजाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर नीचे लेके आना, क्योंकि लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। राम स्वरूप ने कहा, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से मतलब सज धज कर, थोड़ा सलीके से, अच्छे कपड़े पहनकर आए। ठीक है ना? करीने शब्द इसी से नाम पड़ा है, करीना कपूर। ठीक है, करीने से आए, सज धज कर आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, ये लोग मतलब जो लड़के वाले आ रहे हैं लड़की देखने के लिए, वो ऐसे ही है, मतलब थोड़ी पिछड़ी सोच के हैं, बैकवर्ड थिंकिंग है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब यहां पर आपसे एक सवाल है कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो क्यों चाहते हैं कि जो लड़की की शादी हम करने जा रहे हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो? बोलो फटाफट। जवाब दो। एक सेकंड, मैं मैसेज रीड कर रहा हूँ। हाँ, वरना वो उनसे हुक्म न करेगी, ओके, उनका रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो वह उनके सामने अपने ज्ञान को रोकना सबके, इसलिए ओके, क्योंकि वो बेटे से ज्यादा, ओके 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 ओके, बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने। देखो भाई, पहले की ये समस्या थी हमारे समाज में, ये समस्याएं थी हमारे देश के अंदर। अगर शुरू से इतिहास देखा जाए तो जो नॉर्थ इंडियन रहे और साउथ इंडियन, दोनों में एक फर्क था। साउथ में अगर आप चले जाओ तो वहां पर मात्र सत्तात्मक सत्ता होती है, मतलब वहां पर घर की मालिक जो है वो माँ होती है।
और नॉर्थ में चले जाओ तो वहां पर घर का मालिक पिता होता है। मतलब यहाँ पर नॉर्थ में पिता का राज चलता है और साउथ में चले जाओ तो माँ का राज चलता है। लेकिन जहां पर पिता का राज चलता है वहां पर ये समस्याएं आई नॉर्थ में कि लड़कियों के लिए ऋग्वेद में एक श्लोक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते मतलब जहां पर धरती के जिस हिस्से पर औरतों की पूजा होती है अर्थात उनका सम्मान होता है वहां भगवान रहते हैं। तो यहाँ के नॉर्थ के लोगों ने क्या किया, औरतों को सम्मान तो दिया लेकिन उनका अधिकार नहीं दिया। हम पूजा तो कर सकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, हम औरतों की भी पूजा करेंगे, लेकिन हम उनको घर से नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाई नहीं करने देंगे, उनको उनके अधिकार नहीं देंगे, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए और उनको देवी बनाकर मंदिर में रख दिया गया। समझे ना? तो ये क्या है, ये सही चीज है क्या? ये सही चीज है किसी इंसान को भगवान बना देना और उसके सारे इंसान होने के अधिकार छीन लेना? ये सही है? नहीं सही था। और इसीलिए ये समस्याएं पैदा हुई क्योंकि पहले औरतें शिक्षित नहीं थी तो उनका शोषण होने लगा। उनको पुरुष जो है उनके ऊपर जुल्म अत्याचार करने लगे, उनको एक्सप्लॉइट करने लगे। तो इन समस्याओं के कारण ही समाज में ये बात उठी। क्योंकि देखो, एक पुरुष पर पुरुष पति पत्नी पर अत्याचार करता है लेकिन पिता बेटी के दर्द को नहीं देख सकता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी आई ना, उसी से ये हुआ कि भाई अगर लड़की को ताकतवर बनाना है तो पहले उसे शिक्षा देना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देखना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हो, अगर आप अपनी लड़कियों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें शिक्षित बनाओ, एडुकेटेड बनाओ, पढ़ाओ, तब वो अपना सम्मान अपना अधिकार स्वयं प्राप्त कर लेंगे। समझे? तो यही चीज यहां पर भी सामने आ रही है कि पिछड़ी मानसिकता क्या, कि हम खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग पढ़े लिखे, लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी रहे। क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो अपना हुक्म चलाएंगी, वो अपना ऑर्डर चलाएंगी, वो अपना दिमाग चलाएंगी, वो सक्षम होंगी, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं कर पाएंगे, उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ये समस्याएं आ सकती हैं। क्लियर? समझा? आगे। लेकिन जैसे ही रामस्वरूप जी ने कहा कि वो लोग ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी वो नहीं चाहते हैं, तो वैसे ही प्रेमा ने कहा और लड़का, और लड़का क्या वो भी कम पढ़ा लिखा है? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। सोचो क्या कह रहे हैं। बाप अगर शेर है तो लड़का सवा शेर, इसका मतलब समझ रहे हो? सवा शेर का मतलब एक मुहावरा है ना, बोलो। एक सेकेंड ना, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर। अगर बाप नालायक है तो बेटा बहुत बड़ा नालायक है, इतना ही समझ लो। ठीक है? तो रामस्वरूप ने कहा कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। अरे बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, बीएससी कर दिया उसके बाद लखनऊ में पढ़ रहा है, कहाँ? मेडिकल कॉलेज में। और क्या कहता है लड़का
कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। मतलब शादी से पढ़ाई का कुछ लेना देना नहीं है, तो पढ़ाई क्यों करना चाहता लड़की को? रामस्वरूप ने कहा क्या करूं, मजबूरी है, बेटी का पिता हूं, शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का तो चाहिए ही, इसलिए चुपचाप सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। रतन, रतन कौन? उनका नौकर दौड़ कर आता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में कहता है। और रामस्वरूप जी दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। ठीक है, मेहमानों से, अब मेहमानों से बात कर रहे हैं। रामस्वरूप ने क्या कहा अपनी पत्नी से कि देखो हम लोग बात करते रह गए, वो लोग आ भी गए, तुम थोड़ा बेटी को समझा देना कि थोड़ा उन लोग के सामने गा देगी, गाना गा देगी। हाँ, अब सोचो, अब एक लड़की के पिता का रोल क्या होता है? लड़के को, लड़की के पिता को उन्होंने अपने घर पे बुलाया है और नकली हंसी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, और हर बात हंस हंस के ही कह रहे हैं कि आपके आने से मैं बहुत खुश हूं। भले खुश नहीं है, भले वो लोग पसंद नहीं है, भले उनसे और उनके बीच में काफी समस्याएं हैं, लेकिन हर बात वो हंस हंस कर इसलिए करते हैं कि नहीं भाई, दिखाना पड़ता है, ये समाज है कि मैं खुश हूं भाई, क्योंकि मैं लड़की का पिता हूं। अब आगे, यस टू यस, एक से बढ़कर एक। देखिए रामस्वरूप जी कैसे स्वागत करते हैं। आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं आकर। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? गो प्रसाद आ गया ना, गोपाल का गो प्रसाद आ गया। खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, मतलब कोई समस्या नहीं हुई आने में। अब आगे, खखार कर मतलब गला साफ करके, प्लीज नोट डाउन, खखार कर गला साफ करके। डन। आगे, रामस्वरूप। लड़की की तरफ मुखातिब होकर, उर्दू शब्द है मुखातिब होना, मतलब फेस टू फेस, मतलब लड़के की तरफ चेहरा करके कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? बेटे लड़के से पूछ रहे हैं रामस्वरूप जी कि और शंकर, कितने दिन की छुट्टी है जो आए हो घर पे? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था, मतलब सप्ताह के अंत में आ गया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, आपका कोर्स खत्म होने में 1 साल का वक्त होगा। मीनिंग जरा लिख लो। मुखातिब मतलब देखकर या उसके उनकी तरफ फेस करके, वीकेंड मतलब सप्ताहांत, सप्ताह के अंत में। कोर्स मतलब पाठ्यक्रम। लिख लिया? अब आगे, शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप चौंक जाते हैं कि भाई 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का होता है, साल 2 साल का मतलब, तो बड़े आश्चर्य में लोग, साल 2 साल? शंकर, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मार्जिन मतलब अंतर, गैप, 1 आध साल का गैप रखता हूँ कि मान लो फेल हो गया तो अगले साल पास हो जाऊंगा, इसीलिए साल 2 साल पकड़ के चलो। मतलब ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का, ऐसे उत्तर देने का मतलब ये है कि लड़का नालायक है, समझे ना?
आगे गोप्रसाद, गोपाल प्रसाद कहते हैं। अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, हाँ, अब जैसे देखो, जब आदमी प्यार से बात करता है तो कैसा लगता है, जब गुस्से में बात करता है तो कैसा लगता है, तरीका उन्होंने टोन चेंज कर दिया बात करने का और कहा अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। यहाँ पर बिजनेस मतलब दहेज, डाउरी की बात हो जाए, दहेज की बात हो जाए, आओ बैठो जरा बात हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर हैरान हो जाते हैं, बिजनेस, बिजनेस समझ कर, हो अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए भाई, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लीजिए, बिजनेस की बात तो होती रहेगी। अब आगे यहाँ पे बिजनेस का क्या मतलब दिया, जरा उसको देख लो, व्यापार। लेकिन आप क्या लिखोगे, यहां पर बिजनेस का क्या मतलब है, दहेज या लेन देन की बात गोपाल प्रसाद करते हैं। यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार, लिख लीजिए। राम स्वरूप ने कहा तकल्लुफ किस बात का, अरे यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, मतलब मेरी किस्मत है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए। तकदीर मतलब किस्मत, तशरीफ का मतलब तो आप समझते ही हैं, उर्दू शब्द है, तशरीफ लाना मतलब आना, पधारना। अंदर जाते हैं, अंदर मतलब खुद घर के अंदर जाते हैं, तब तक बेटे और पिता में बात होती है। क्या बात होती है, आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ, शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, अरे झुक कर क्यों बैठते हो, मतलब कमर झुकाकर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। कहने का मतलब समझे इनका, कि तुम लड़के हो, तुम शादी करने के लिए आए हो, तुम थोड़ा एटीट्यूड में बैठो, पोलाइट होके मत बैठो, और सीधा मुंह बात नहीं करने का, मतलब अपना एटीट्यूड थोड़ा दिखाने का। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं, शंकर की बैकबोन, मतलब तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि शंकर जो है हमेशा उसकी कमर झुकी रहती है, बैकबोन उसका। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। लिख लो मीनिंग, बैकबोन मतलब पीठ के बीच की हड्डी, मतलब रीढ़, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। चाय की ट्रे, चाय की प्लेट लेकर आ जाते हैं, मेज पर रख देते हैं। अब आगे गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हैं, कप में चाय डालते हैं और उनका ओवर एक्टिंग चालू हो जाता है आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, मतलब आपको विदेशी चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय, दोनों का फर्क बताओ भाई। आप लोगों के सामने सवाल है, विदेशी चाय क्या होती है और हिंदुस्तानी चाय क्या होती है, फटाफट बताओ। अच्छा, ब्लैक टी, कॉफी और ट्री, ग्रीन टी, चाय कॉफी, ग्रीन टी, क्या देसी चाय, नहीं, नो 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 नो, मीठा, ओके ग्रीन। ना ना, ऐसा नहीं है कि विदेशी मतलब एक्सपेंसिव और यहाँ का मतलब वो टपरी वाली चाय, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ, वेट। मसाले वाली चाय मनस्वी, 2 बार आपने बताया, मतलब लगता है कि आपको पसंद है मसाले वाली चाय, है ना। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, विदेशी चाय का मतलब होता है, एक विदेशी चाय पीने का एक पैटर्न होता है
कि वो ट्रे में क्या लेके आते हैं, ब्लैक टी अलग रहेगा, मिल्क अलग रहेगा, शुगर अलग रहेगा, है ना। आपको क्या कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो लो, मिक्स करो और पियो। ये तो विदेशी अंग्रेजों वाला सिस्टम है। और इंडियन इंडियन चाय बनाने का एकदम अलग ही फ्लेवर होता है। मस्त पहले गर्म पानी रख दो, फिर उसमें अदरक डालो, चाय की पत्ती डालो, लौंग डालो, इलायची डालो, ऊपर से उबल जाए फिर दूध डालो, उबालो एकदम लाल कर दो, फिर उसके बाद मस्त ज्यादा शक्कर डाल के पियो। हाँ पूरा रेडीमेड, यस। तो ये है इंडियन चाय। तो उन्होंने पहले पूछ लिया कि भाई आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। लेकिन गोपाल प्रसाद ने कहा नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय, और हाँ जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। आधा दूध रहेगा आधा चाय रहेगा। हाँ 1 पीस चाय दिया, ठीक है। तो पूरे आधा दूध आधा चाय और शक्कर थोड़ा एक्स्ट्रा, ज्यादा ही चाहिए कम नहीं चाहिए। शंकर खखार कर। क्यों खखार कर भाई? सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। किसने कहा? शंकर ने कहा। किसको सुनाया? अपने पप्पा को सुनाया, गोपाल प्रसाद को सुनाया। क्यों? कि भाई बुढ़ापे में ज्यादा शुगर पियोगे तो शुगर हो जाएगा। इसलिए बोला कि सरकार ने अभी टैक्स लगाने का इंतजाम किया है जो ज्यादा शक्कर खाते हैं उनके ऊपर। अब आगे। हम्म क्रिश आप लेफ्ट होके थोड़ा सा ज्वाइन हो जाओ। कश्मीरा वॉइस थोड़ा लैग हो रहा है। ओके। अभी अभी आ रही है बराबर आवाज? ओके ओके, थैंक यू। तो कुछ मिस तो नहीं होना, जितना बताया वो समझ में आया, या फिर कुछ फिर से रिपीट करूं? नो ना, ठीक है। तो शंकर ने कहा कि भाई अभी थोड़ा शक्कर कम पियो, क्योंकि नहीं तो सरकार शक्कर के ऊपर टैक्स लगाने वाली है। अब आगे लिख लो भाई। चीनी शक्कर विलायती मतलब विदेशी खाई। आगे गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए आराम से, अभी चाय नाश्ता तो आ गया, चाय पीते हुए कह रहे हैं सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है, मतलब अगर सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी है, सरकार को अपना खजाना भरना है, तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, एक टैक्स। राम स्वरूप और शंकर दोनों एक साथ में कहते हैं। शंकर को प्याला पकड़ाते हैं ना, उनको चाय दे रहे हैं, तभी वो प्रश्न पूछते हैं वह क्या, मतलब कौन सा टैक्स लगाना चाहिए? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। अगर लोगों की खूबसूरती पर टैक्स लग जाए ना, तो सरकार को बहुत फायदा होगा। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, दोनों हंसी उड़ा लेते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद कहते हैं मजाक नहीं साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अरे ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। लिख लो मीनिंग। चू भी ना करना मुहावरा है, उसके पहले आमदनी शब्द आया है। आमदनी मतलब आय, इनकम। और चू भी नहीं करेंगे मतलब मुंह नहीं खोलेंगे। खूबसूरती पर टैक्स, अगर किसी खूबसूरत चेहरे को आप देखोगे ही, देखना चाहोगे ही और देखोगे, तो टैक्स देना पड़ेगा। ये पकाऊ सी सोच है, लेकिन अपना लॉजिक है। लिख लिया? मुहावरा नोट किया?
अब आगे राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। राम स्वरूप जब खूबसूरती की बात सुनते हैं तो हंस पड़ते हैं और कहते हैं खूब सोचा आपने कि भाई खूबसूरती में टैक्स लगना। लेकिन आजकल आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। पहले खूबसूरती क्या थी, आज खूबसूरती क्या है। आज खूबसूरती का क्या मतलब होता है, जरा आप लोग बताओ, आप क्या सोचते हो खूबसूरती का मतलब, बताइए। खूबसूरती का क्या मतलब है आपकी नजर में? ओके, कैलिस्टा ने बताया इनर ब्यूटी, ब्यूटीफुल, गोरापन। ओके, मयंक ने बताया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, तनिष ने कहा क्लीन, क्लीन हार्ट। ओके, अ पर्सन नेचर। ओके, कृष्णा ने बताया काइंड हार्टेड। ओके 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 ओके, लवली, फेयर एंड लवली, वेरी गुड, सुंदर, पर्सनालिटी, लड़की ब्यूटीफुल। अच्छा, क्या बात है मयंक, रुको अभी बताता हूं पप्पा को फोन करके, फिर तुम भी हो जाओगे चुल। ठीक है, खूबसूरती का आज मतलब है गोरा होना, हैंडसम होना, गुड लुकिंग, है ना, हाइट, पर्सनालिटी, एक्सेट्रा। पहले क्या था, फेस कटिंग अच्छा होना चाहिए, गोरे काले से कोई मतलब नहीं है, और अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर हुनर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। ये सब चीजें पहले देखी जाती थी, जज की जाती थी। लेकिन आज क्या देखते हैं, लड़का देखता है कि लड़की एकदम ब्यूटीफुल होनी चाहिए, लड़की देखती है कि लड़का हैंडसम होना चाहिए, बाकी से कुछ मतलब नहीं है। और इसी सोच के कारण आज के समय में जो तलाक होते हैं वो ज्यादा होते हैं। पहले लोग अच्छाई और खूबसूरती दोनों देखते थे, तब तलाक कम होते थे और न के बराबर होते थे। अच्छे संस्कार, यस विवाह, वेरी नाइस। तो यहाँ पे राम स्वरूप ने कहा कि आज के समय में खूबसूरती का सवाल भी टेढ़ा हो गया है, लोगों ने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया खूबसूरती का। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। क्या नहीं उठता था सवाल, किस बात का, खूबसूरती का। मतलब पिता ने जहां कर दिया, बेटी और बेटे दोनों ने शादी कर लिया, ये नहीं पूछा कि बेटा कैसा है, वो बेटे ने नहीं पूछा कि लड़की कैसी है, कोई किसी से नहीं पूछता था, क्योंकि इतना माता पिता पे पहले भरोसा होता था बच्चों को। आज भरोसा ही नहीं होता है। आज बोलेंगे शादी, बोलते हैं मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मुझे करना है, तुमको क्या, मैं देख लूंगा, मैं समझ लूंगा, मैं कर लूंगा। हद हो गई। तो तस्तरी, तस्तरी मतलब प्लेट, गोपाल प्रसाद, एक सेकंड ना, गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, तस्तरी मतलब प्लेट, किसका प्लेट, समोसे का प्लेट, और कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, और समोसा उठाते हुए कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं, हम लोगों के जमाने में सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन आज है। अब आगे राम स्वरूप, शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मतलब शंकर की तरफ देखते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? रामस्वरूप ने कहा, शंकर से पूछा कि भाई आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है? तो शंकर को लगा कि जैसे वो उस बात में इन्वॉल्व ही नहीं है। उसने पूछा किस मामले में आप पूछ रहे हो? तो रामस्वरूप ने कहा भाई शादी के मामले में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। लेकिन जैसे शादी और खूबसूरती की बात आई, वैसे बेटे से पहले कौन बोल उठा? पप्पा। गोपाल प्रसाद ने कहा, बीच में टोक दिया दोनों को और कहा यह बात दूसरी है। भाऊ राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था,
लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। और जायचा, जायचा तो मिल ही गया होगा। उनका लहजा बदल गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि शादी के लिए लड़की का खूबसूरत होना, सुंदर होना निहायत मतलब बेहद बेहद जरूरी है। मतलब शादी के लिए लड़की सुंदर तो होनी ही चाहिए। और जायचा, जायचा मतलब जन्म कुंडली। वो कुंडली मिलाते ना ज्योतिषी लोग, बोले वो कुंडली वो तो मिल गई होगी ना, क्योंकि मैंने दे दिया था लड़के का और आपने अपनी बेटी के साथ में तो मिला लिया होगा। हाँ हाँ, पापा जी अपना मुंह खोल रहे हैं। राम स्वरूप जी, जी जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? मतलब कुंडली का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद बखुद मिला हुआ समझिए। बोले कि ज्योतिषी को बुलाकर पैसा देकर कुंडली मिलवाने से क्या मतलब है? भगवान के ठाकुर मतलब भगवान के पैरों के पास रख दो। बोलो भगवान अब ये दोनों की जिंदगी के तुम्हें तुम्हें इनके सहारे हो, मतलब तुम अब इनकी मदद करो, इनका भला करो। बस समझ लो कि कुंडली मिल गई। शंकर भी हंसता है और राम प्रसाद भी हंसते हैं, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। नहीं, ये सब मैटर तो सीरियस है, इसमें मैं जरा भी लापरवाही नहीं एक्सेप्ट करूंगा। आगे, खुद ब खुद मतलब अपने आप लिख लो। निहायत मतलब बहुत या बेहद जरूरी है। खुद ब खुद मतलब अपने आप। अब आगे, गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो सीधे आ गए अपने औकात पे। और क्या कहते हैं? लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। सिलाई पुराई का मतलब घर का काम का, सिलाई विलाई का काम सीख ले, उनके अंदर क्वालिटी आ जाए, बस इतना बहुत है। पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? राम स्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं। मेज मतलब टेबल, टेबल को एक तरफ कर देते हैं। फिर अंदर दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से कहते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, पान। चिल्लाकर कहते हैं, पान मंगवाते हैं। पान मंगवाने का मतलब क्या है? भाई नाश्ता करा दिया। तो पहले के टाइम पे पान अलग होता था, आज का पान अलग होता है। पहले पान खिलाया जाता था माउथ फ्रेशनर की तरह, आज उसी में पता नहीं क्या क्या भर देते हैं कि दांत सब खराब हो जाता है, मुंह सड़ जाता है। तो पहले के समय में अलग बात थी। तो पान जरा भिजवा देना। अब आगे, उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। उमा तस्तरी लेकर आती पान का और झुकती है पान देने के लिए। ऐसे जब झुकती है तो उसके नाक के ऊपर जो सुनहरी मतलब गोल्डन रिम वाला मतलब फ्रेम वाला, लिख लो, फ्रेम वाला चश्मा दिखता है। तो बाप बेटे चौंक उठते हैं। क्यों भाई चौंक उठते हैं? अच्छा, चश्मा लगता किसको है? चश्मा किस किस व्यक्ति को लगता है, जरा आप लोग बताओ भाई। जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं। प्रियंका वेरी गुड। रिया ने बताया ज्यादा पढ़ाई करते, ओके सेम। बस, अच्छा जिनको आंखों की तकलीफ होती है, आंखों में दर्द होता है, आंख कमजोर होती है, उनको ऐसे भी तो होता है ना। क्या बिना पढ़े लिखे लोगों को चश्मा नहीं लगता है क्या? ज्यादा मोबाइल पे रहते हैं, ओके। हाँ, जो ज्यादा गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, समझा, मुझे समझा मैं। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ सदमे में आते हैं और एक साथ में बोलते हैं, चश्मा। राम स्वरूप जरा सकपका कर, सकपका कर मतलब हड़बड़ा जाते हैं। अरे बाप रे, ये लोग तो बड़ा गड़बड़ बात कर रहे हैं। और हड़बड़ा के कहते हैं राम स्वरूप, जी
जी वह तो वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब पिछले महीने इसकी आंख दुख रही थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद ने क्लियर किया, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, मतलब सही से बताना, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से चश्मा तो नहीं लगा है। उसने कहा, टकपका कर, हड़बड़ा कर लिख लो। अब यहां से टिक मार्क कर लो, नहीं साहब यहीं से टिक मार्क करो, यहां से नहीं, यहां से टिक मार्क करो, गोपाल प्रसाद से, एक दोनों एक साथ में, तो यहां से फ्लो मिलेगा, नहीं तो वहां से थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। ठीक है, यहां से हम लोग अगले लेक्चर में